गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू वृद्धि एजुकेशन। मेरा नाम अमृत कुमार है और मैं आप लोगों को आज टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आया है उसके उसमें जो क्वेश्चन पहले पूछा गया था 2018 में, जो 3 पालियों में एग्जाम हुआ था, उसी का सेट नंबर 3 जो है उसमें क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और भी हम लोग डिस्कस करेंगे पर डे। तो उसमें देखिए क्वेश्चन जो है उसका हम लोग डिस्क्रिप्शन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखेंगे, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो वो छूटना नहीं चाहिए। अभी देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो बिहार में टेक्नीशियन का वैकेंसी है वो बहुत, मतलब बार बार मौका नहीं मिलेगा, फिर 3-4 साल के बाद आएगा। तो अभी जितने लोग हैं अगर निकल जाते हैं तो बहुत अच्छा बात है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। How many switches are required to control three series connected lamp? यहाँ पे लैंप दिख रहा होगा, बल्ब। पावर सर्किट में कह रहा है, किसी पावर सर्किट में, हिंदी मीडियम में भी देख लीजिए, 3 सीरीज में जुड़ा हुआ लैंप है और इसको नियंत्रित करने के लिए कितना स्विच का जरूरत है, कितना स्विच चाहिए। हाउ मेनी स्विच रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड कितना है। देखिए यहाँ पे एक ही स्विच से काम चल जाएगा, सीरीज में है तो। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ऑन करेंगे, स्विच को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, या स्विच को जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से सप्लाई, ऐसे एसी सप्लाई जाएगा, तीनों बल्ब ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा। ठीक है ना। तो इसमें हमको एक ही चाहिए, एक एक सर्किट से, एक स्विच से मेरा काम हो जाएगा इस सर्किट में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या, 1। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा चीज जानने को मिलेगा आपको, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं समझना है, बहुत सारा। देखिए कह रहा है एट कांस्टेंट वोल्टेज एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी विच ऑफ द फ्लोइंग लॉसेज इन ट्रांसफार्मर रिमेन्स कांस्टेंट। कह रहा है कि वोल्टेज, वोल्टेज वोल्टेज मतलब विभव क्या है, कांस्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी भी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट, मतलब कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो ऐसा कौन सा लॉस है, इसमें से हानि है, क्षति है, जो हमको चेंज नहीं होगा। तो एक बात बताइए, कोई भी इक्विपमेंट, या आप हैं, हम हैं, दुनिया में जितना भी चीज है वो जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा उतना आउटपुट नहीं देगा वो। इसका कारण क्या है कि उसमें कुछ लॉस हो जाता है। तो आउटपुट पावर क्या होता है, जो पावर हमको मिलता है, जैसे आउटपुट पावर, तो क्या हो जाएगा, इनपुट। इनपुट मतलब क्या हुआ, अगर आदमी के लिए सोचे तो आदमी जितना खाना खाया, हम खाना खाए, आप खाना खाए, इनपुट हो गया। और लॉस हुआ, लॉस किस चीज में, बॉडी को चलाने के लिए या जो भी चीज करने के लिए, सेल्स का निर्माण के लिए लॉस हुआ उसमें, तो उस लॉस को घटा देंगे तो हमारा पावर, जो हम काम करेंगे वो आउटपुट पावर होगा। वैसे ही मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, सारे चीज में वही सेम कंडीशन है कि ट्रांसफार्मर को सप्लाई दिए, वोल्टेज दिए, तो इधर जो वोल्टेज मिल रहा है, करंट मिल रहा है, लोड मिल रहा है, पावर मिल रहा है, तो इस पावर में थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको 10 वाट दिए और इधर हमको 9.5 वाट मिला, तो इसका मतलब क्या है, 0.5 वाट का लॉस हो गया। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा लॉस है ट्रांसफार्मर में जो फिक्स है, फिक्स मतलब कांस्टेंट है। तो इसमें देखिए फ्रिक्शन लॉस दिया, पहला ऑप्शन, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन लॉस उसी में होगा जहां पे रोटेशन होगा। रोटेशन इन द सेंस कहने का मतलब है जो चल रहा है। ट्रांसफार्मर क्या है, स्टैटिक है। कौन सा डिवाइस है, हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, रुका हुआ डिवाइस है, ऐसा नहीं कि रोटेशन है, मोटर की तरह नहीं है। जबकि मोटर में क्या है, मोटर रोटेटिंग डिवाइस है या मूविंग डिवाइस है। विंडेज लॉस कहाँ होगा, विंडेज लॉस इसमें भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि विंडेज लॉस मतलब विंड, विंड मतलब क्या होता है, हवा, हवा के कारण लॉस कहाँ पे होगा। जैसे आप दौड़ रहे हैं या ट्रांसफार्मर है, सॉरी मोटर है, तो मोटर जब चलता है तो हवा या पंखे के कारण हवा उसको रोकने का कोशिश कर रहा है,
तो वहां पे जो उसको रोक करके एनर्जी का लॉस करा रहा है तो वो हो गया विंडेज लॉस, तो ये भी नहीं होगा। अब आ जाते हैं कॉपर लॉस, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर लॉस कब होता है, जैसे ट्रांसफार्मर या मोटर आप देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, छोटा भी ट्रांसफार्मर देख सकते हैं, मोटर देख सकते हैं, टेलीविजन में या जो चीज स्टेबलाइजर में रहता है, तो उसमें देखेंगे कि एक कोर रहता है पूरा लोहे का स्टैकिंग किया हुआ, पतला पतला मोटा सा कोर रहता है, बहुत वेट उसी का सबसे ज्यादा रहता है। और उसके बाद क्या रहता है, वाइंडिंग रहता है उसमें लपेटा हुआ तांबे का तार का, मोस्टली एल्युमिनियम का भी डिजाइन होता है लेकिन मोस्टली जो होता है वो कॉपर का रहता है। तो कॉपर लॉस कब होगा, जब उसमें करंट फ्लो होगा। आप जानते हैं पावर लॉस क्या होता है, पावर लॉस होता क्या है, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। तो अभी देखिए कि इसमें करंट आईपी फ्लो हो रहा है, अब यहाँ पे देख रहे होंगे सेकेंडरी करंट आईएस फ्लो हो रहा है, तो कहीं भी लॉस अगर निकालना है हमको तो क्या हो जाएगा कि आई स्क्वायर आर से चलेगा। इसका कुछ रेसिस्टेंस होगा, कोई भी कंडक्टर है तो इसका कोई रेजिस्टेंस होगा अपना, ऐसा तो नहीं कि बिना रेजिस्टेंस का होगा, तो उसमें लॉस हो जाएगा। तो ये लॉस भी डिपेंड कर रहा है आई पर, कांस्टेंट तो रहा नहीं। अगर मान लीजिए घर का लोड हम बढ़ाते जाते हैं, लोड बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी मान लीजिए सुबह का समय है, एकदम 6 बज रहा है, और उस 6 बजे के दरमियान मौसम ठंडा है तो सिर्फ पंखा से काम चल जाएगा, या पंखा कुछ भी नहीं चला है तो काम चल सकता है। अब जैसे ही 9 बजा 10 बजा या दोपहर का समय है, तो उस समय गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगा, पंखा कूलर एसी सब लोग ऑन करते जाते हैं घर में, तो उसके कारण क्या है कि घर का लोड में करंट बढ़ते जाएगा, करंट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे इक्विपमेंट को ऑन करेंगे तो उसी को लोड बोलते हैं। तो लोड जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो पावर लॉस भी हमारा क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे लोड को बढ़ाएंगे, लोड मतलब करंट आई को बढ़ाएंगे तो पावर लॉस भी हमारा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अब बच गया ये कोर लॉस ही, तो फिक्स है कि होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन है भी नहीं। अब कोर लॉस क्या होता है कि कोर में जब सप्लाई देते हैं इसको, तो इस करंट के कारण एक क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का डेवलप होता है। ये चुंबकीय फ्लक्स जो है इस कोर में ऐसे मूव करता है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये फिक्स हो जाता है। अब इसको डेवलप करने के लिए वोल्टेज करंट जो चाहिए, ऐसा नहीं कि वेरिएबल चाहिए, आप ट्रांसफार्मर को लोड पे रखिए या नहीं रखिए। और उसमें एक लॉस होता है हिस्टैरिसीस लॉस, ईडी करंट लॉस, दोनों कोर लॉस के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। हिस्टैरिसीस और ईडी करंट लॉस, ये दोनों लॉस में क्या है, ये कोर लॉस के अंतर्गत क्या आ रहा है, ये फिक्स लॉस है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर ओवरहेड इंसुलेटर। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन देखे होंगे या मेरा वीडियो है और उसमें देखिएगा आप, डिप्लोमा वाले को जो पढ़ाते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें देखिएगा आप क्या है, या एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं, उस पर भी फ्री मटेरियल अवेलेबल है, वृद्धि एजुकेशन करके जो एप्लीकेशन है मेरा प्ले स्टोर पे। तो ओवरहेड इंसुलेटर क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन में जैसे पावर को ट्रांसफर करने के लिए, उसमें हम समझाए हैं, तो पावर को ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए हमको, इंसुलेटर तो जरूरत है। ओवरहेड लाइन या कंडक्टर है, मान लीजिए कि एक पोल है, पोल है, इससे ऐसे वायर जा रहा है, या रेलवे में देखे होंगे तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके इंसुलेटर से ऐसे कनेक्ट रहता है, ट्रेन से या किसी चीज से ज्यादा है तो उसमें देखेंगे एक इंसुलेटर थी, यही इंसुलेटर है, ये पोर्सिलेन का बना था। जो मोस्ट कॉमनली यूज जो मटेरियल है वो क्या है, पोर्सिलेन है, ठीक है। वुड सीमेंट ये सब का यूज होता नहीं, अगर होगा भी तो उसमें क्या हो जाएगा, लीकेज, जैसे बारिश हुआ, सीमेंट में क्या है, ये बारिश का पानी उसमें चला जाएगा, उससे क्या हो जाएगा कि क्या हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, फेलुअर हो सकता है इंसुलेशन। और ये एक यहाँ पे दिखा है ग्लास इंसुलेटर। अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पावर लाइन में ट्रांसफर जो हाई वोल्टेज का लाइन है उसमें ग्लास इंसुलेटर का यूज होने लगा है, ठीक है ना, या पॉलीमर इंसुलेटर का यूज होने लगा है। उसमें बेनिफिट क्या है कि उसका लॉन्ग लास्टिंग है और लगाना आसान है, वेट भी कम है, उसका वजन भी कम है।
अभी देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि द बेसिक एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ड्राइव आर। इलेक्ट्रिक ड्राइव में होता क्या है कि एक मोटर है। मोटर, घर पे मोटर है, तो मोटर में अगर कंट्रोल सिस्टम हम लगा दें, सोचिए घर में टुल्लू पंप है या पानी देने के लिए डायरेक्ट समरसेबल पंप नॉर्मली लगाए हैं, तो उसको जैसे ही पुश बटन दबाए या फिर स्विच से ऑन किए तो मोटर अपना सप्लाई या पानी देना शुरू कर दिया घर में। लेकिन अगर उसी को हम फीडबैक से जोड़ दे, कंट्रोल सिस्टम से जोड़ दे कि मेरा क्या हो कि टैंक जैसे ही खाली हो, इस लेवल के नीचे जाए तो मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए, और इस लेवल के बाद एक ऊपर में एक बना दे। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए ये टैंक है, ठीक है। अभी एक यहाँ पे मोटर लगा हुआ है नीचे में, यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं, ये मोटर लगा हुआ है और यहाँ से ऐसे पाइप से कनेक्टेड है। अभी क्या होता है कि जैसे ही स्विच ऑन करते हैं हम लोग तो ये मोटर स्टार्ट होता है, ये पानी भरना शुरू करता है टैंक में। अब क्या होता है कभी कभी कि खाली हो जाता है, बहुत ज्यादा एकदम जीरो पे आ जाता है, तब उस समय सप्लाई नहीं है या कुछ इशू है, तो अब क्या होगा, हमको दिक्कत हो जाएगा। या फिर क्या होगा कि चालू कर दिए, बंद करने का ध्यान नहीं रहा, कितना है टैंक में पानी पता नहीं चला, तो क्या होगा, भरते जाएगा, पानी बाहर गिरने लगेगा, पानी का वेस्टेज होने लगेगा और मेरा इलेक्ट्रिक सप्लाई जो मिल रहा है हमको, इसका भी वेस्टेज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो ये दोनों को बचाने के लिए अगर इसको हम कंट्रोल सिस्टम से जोड़ दे, कंट्रोल सिस्टम बहुत काम का चीज है, उससे क्या होगा, इस मोटर को कंट्रोल सिस्टम से जोड़ दे। कंट्रोल सिस्टम मतलब फीडबैक, रिले लगा दे, सब कुछ लगा दे स्विचिंग के लिए, जो क्या करेगा कि जैसे ही इस लेवल तक भरेगा पानी, टैंक के ऊपर तक पानी भरेगा, ये मान लीजिए टैंक है, यहाँ तक पानी भरा, वैसे ही मोटर के सप्लाई को कट कर देगा, मुझे कट करने का जरूरत नहीं है। या फिर जैसे ही खाली भी होगा तो वैसे ही क्या करेगा, मोटर को खुद से खुद ऑन करके पानी भरने लगेगा। तो इसमें देखिए दोनों चीज का बचत हो गया, मेरा समय का भी बचत हो गया, टाइम बच गया। उसके बाद क्या है, बिजली का खपत कम हो गया। उसके बाद क्या कम हुआ, तो पानी का बर्बादी भी घट गया। तो कंट्रोल सिस्टम से बहुत फायदा है। अभी देखिए इसमें जो बेसिक एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रिक ड्राइव जो बनता है, उसमें बेसिक एलिमेंट क्या होता है, तो एक तो मोटर रहेगा ही। इलेक्ट्रिक ड्राइव, ड्राइव मतलब घूमना, ड्राइव करना, अब टायर घूम रहा है, कोई भी चीज घूम रहा है, तो उसमें मोटर का जरूरी बहुत है। तो इलेक्ट्रिक मोटर रहना चाहिए और कंट्रोल सिस्टम रहना चाहिए। अभी बताए हम, कंट्रोल सिस्टम रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक इमेज लगा है, जैसे अभी कार आ रहा है, टाटा का, टेस्ला का, बहुत सारा ब्रांड का धीरे धीरे कार, मारुति का, सुजुकी का, तो इलेक्ट्रिक कार आप देखे होंगे आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कार में पूरा कंट्रोल सिस्टम ही है, क्योंकि अगर कंट्रोल सिस्टम नहीं रहेगा तो क्या होगा कि हमारा ये जैसे हमको बैटरी है कार में, कार में क्या है, बैटरी है, तो डीसी सप्लाई दे रहा है, और कहीं पे एसी का जरूरत है, कहीं डीसी का जरूरत है, कहीं पे वोल्टेज मतलब उसका डीसी में वेरिएबल डीसी का जरूरत है हमको, कंट्रोल्ड डीसी जिसको बोलते हैं। तो वहां पे रेक्टिफायर या इन्वर्टर का सारा अरेंजमेंट होता है, और सारा अरेंजमेंट मिला के, कंट्रोल सिस्टम मिला करके वो पूरा बनाया जाता है, तो वो एक इलेक्ट्रिक ड्राइव का निर्माण हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर है, इन्वर्टर है, यहाँ पे फिर रेक्टिफायर होगा, एक कन्वर्टर है जिसको रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा ये करके अरेंज करके और कार का डिजाइन किया जा रहा है। या फिर देख रहे होंगे ऑटोमेटिक कार है, ऑटो ऑटो ड्राइविंग कार आ रहा है, ऑटो पायलट मोड वाला है। इसमें क्या है कि आप सेट कर दिए लोकेशन, या फिर ऑटो पार्किंग मोड है, जो खुद से आपको ड्राइव नहीं करना, हैंडल नहीं रोटेट करना है और गाड़ी खुद से चलेगा। तो उसके लिए कंट्रोल सिस्टम चाहिए जो आपको फीडबैक दे, जैसे ही पीछे से मान लीजिए कुछ दीवार आ गया, वैसे ही कार रुक जाएगा। जैसे ही आगे से कुछ गाड़ी आ गया, अचानक से कुछ मतलब कि ये आ गया, तो उसमें क्या है, उस समय भी गाड़ी रुकेगा, टर्न करना है या कहाँ पे क्या है, तो उस हिसाब से वो, तो उसका बेनिफिट है बहुत सारा हम लोग को कंट्रोल सिस्टम का। फिर से वही क्वेश्चन को लगाया गया है, एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए इसमें क्या है कि पावर सोर्स है, जो मोटर है यहाँ पे, ठीक है। मोटर है तो मोटर को चलने के लिए पावर तो चाहिए, सप्लाई चाहिए।
तो सप्लाई यहां से मिला, पावर क्या किया, इसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट किया। पावर कन्वर्टर में क्या है कि एसी डीसी या डीसी एसी ये दोनों का अरेंजमेंट रहता है, इन्वर्टर और कन्वर्टर रेक्टिफायर दोनों का। और वो कन्वर्ट करके फिर यहाँ लोड को गया, लोड मतलब जैसे गाड़ी चल रहा है, चल रहा है मतलब टायर घूमना है, गाड़ी को एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो गाड़ी के लिए लोड ये हो गया। और इस मोटर में अगर हम पानी भरने के लिए लगा दिए मोटर का काम, तो पानी भरना उसका लोड हो गया, काम हो गया। अगर उसको कार चलाने के लिए लगा दिए वो हो गया, अगर लिफ्ट में लगा दिए तो वो हो गया। तो वैसे करके है। अभी मान लीजिए लिफ्ट में ही लगा रहता है, अगर कंट्रोल सिस्टम नहीं रहे या कुछ नहीं रहे तो उसमें क्या होगा कि लिफ्ट तोड़ के निकल जाएगा, अगर फेल हुआ तो या कुछ हुआ तो। या वन पे हम बोले, उसको कमांड दिए, सिग्नल दिए वन पे जाने के लिए, टू पे चला जाएगा, फ्लोर पे थर्ड पे चला जाएगा। कंट्रोल सिस्टम है। तो ये पूरा अरेंजमेंट तैयार करके, तो एक इसमें देख लीजिए इलेक्ट्रिक मोटर और कंट्रोल सिस्टम होना जरूरी है, तब जाके इलेक्ट्रिक ड्राइव बन जाएगा। इसके अलावा और जितना भी चीजें जोड़ते जाएंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन मेन जो पार्ट है आपको ये दोनों चीज जरूरत है इलेक्ट्रिक ड्राइव के निर्माण के लिए। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन है बहुत, इफ नंबर ऑफ पोल्स आर सेम इन इरेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तो कह रहा है कि मोटर का स्पीड क्या होगा। एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं, यदि किसी सिंक्रोनस मोटर में आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन के बावजूद पोल्स की संख्या अगर समान होती है तो मोटर का गति क्या होगा। ठीक है ना, 120F/P, देखिए क्वेश्चन इक्वल टू होता है NS, इसको दो बोलते हैं दोस्त NS सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, 120 इंटू एफ, एफ मतलब हो गया आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, और पी क्या है, पोल्स है, क्या है, पोल्स, पोल्स। तो अभी बताइए कि नंबर ऑफ पोल्स सेम है 120, इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं, यहाँ पे देखिए, देखिए इसमें क्या हम बताए 120F/P, और इसको बोलते हैं NS सिंक्रोनस स्पीड। इस गति से सिंक्रोनस मोटर रन करता है, इसी स्पीड से रन करता है। ठीक है, इस स्पीड से रन कर रहा है। अभी बताइए कि इसमें फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ पोल्स सेम है, इसको में पोल्स की संख्या समान है, कोई परिवर्तन नहीं, ये कांस्टेंट है, तो इसको मान लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। तो अब बच गया क्या, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाएंगे, 120 है, अगर ये 50 है अभी, और फिर मान लीजिए 60 करेंगे, 80 करेंगे, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसका स्पीड बढ़ते जाएगा, क्योंकि ऊपर में है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति में वृद्धि के साथ इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एक डायग्राम से समझिए कि एक सिंक्रोनस मोटर है, ये अंदर का ऐसे ही उसका क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया गया है। इसमें ये जो घूम रहा है ये पार्ट नॉर्थ साउथ लिखा हुआ है, यहाँ पे एक डीसी सप्लाई इसको दी है। ठीक है, क्वाइल पे, ये इसका रोटर हो गया, ये इसका स्टेटर हो गया जो 3 फेज एसी सप्लाई से कनेक्टेड है। 3 फेज एसी सप्लाई जैसे ही मिलेगा तो इसका फील्ड जो है NS स्पीड से घूमना शुरू कर देगा, फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्टेटर का। अब इसके बाद ये रोटर भी NS स्पीड से ये क्या करने लगेगा, रन करने लगेगा। एक बेसिक ओवरव्यू समझिए, इसका प्रिंसिपल बाद में देखते हैं। अब इसमें सेम चीज है कि देखिए ये जो आपको नॉर्थ साउथ दिखाया गया है, ये वाला पार्ट है, ये है रोटर है ये। ठीक है, ये वाला पार्ट रोटर। अब इसके बाहर जो यहाँ से सप्लाई दिया हुआ है 3 फेज, ये क्या है, स्टेटर है। ये बाहर बाहर जो है ये क्या है, स्टेटर है। तो ये बाहर वाला जो ग्रीन दिख रहा है आपको वो स्टेटर हो गया, अब ये बीच का हो गया रोटर। तो इसका स्पीड क्या रहता है, फिर से याद कर लीजिए ध्यान से, 120 इंटू एफ बटा में पोल।
तो पोल अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर क्वेश्चन इसी में आ जाएगा कि पोल को 2 से 4 कर दिए तो घट जाएगा। अभी मान लीजिए एक निकालिए 120 और फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 50 हर्ट्ज नॉर्मली रहता है। अभी 2 पोल है, यहाँ पे नंबर ऑफ पोल क्या है, नॉर्थ साउथ 2 दिख रहा है हमको, 2 से डिवाइड कर दिए, क्या हो गया 60, 6 25 30, कितना है 3000। अब ऐसे भी देख लीजिए कि 3000 से ज्यादा स्पीड सिंक्रोनस मोटर का नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ पोल 2 से कम हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है, आप मैग्नेट चुंबक देखे होंगे तो एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ पोल हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक पोल एग्जिस्ट करेगा। तो मिनिमम 2 पोल रहेगा, तो मिनिमम 2 पोल में मैक्सिमम स्पीड जो है वो 3000 आरपीएम तक आएगा। ये आरपीएम में रहता है, क्या रहता है, आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है ना। अगर इसी में नंबर ऑफ पोल को बढ़ा दिए और क्या कर दिए, 2 के जगह पी पे 2 के जगह क्या कर दिए 4, तो अभी क्या हो जाएगा, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका स्पीड 1500 हो जाएगा। फिर अगर 8 कर देंगे तो वैसे करके स्पीड क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा मोटर का, और अगर पोल का बढ़ाएंगे, नीचे है ना, तो पोल जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना है सारे क्वेश्चन, ठीक है, रटना नहीं है, समझ लेना इस तरह से कि एग्जाम में कोई दिक्कत ही नहीं हो। और सिर्फ यही एग्जाम नहीं, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आईटीआई वालों के लिए बोल रहे हैं, या डिप्लोमा में भी कुछ भी एग्जाम जिससे आएगा आपको, तो आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है क्या कि मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर प्लांट इज 80 मेगावाट, तो यूटिलाइजेशन फैक्टर दिया है 0.8, तो रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट क्या होगा। हिंदी में इसका देखते हैं कि किसी पावर प्लांट जहां बिजली बन रहा है कि अधिकतम मांग 80 मेगावाट है, ठीक है, उपयोगिता फैक्टर 0.8 है, तो प्लांट की आरक्षित क्षमता, रिजर्व कैपेसिटी। तो बेसिक बेसिक चीज पहले जानना पड़ेगा। इसमें एक पूछ रहा है हमको रिजर्व कैपेसिटी, आरक्षित क्षमता जिसको बोलते हैं, इसी का वैल्यू हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में। अभी बोल रहा है क्या कि पावर प्लांट का मैक्सिमम डिमांड 80 मेगावाट है, कितना है 80 मेगावाट। अभी बताइए, ये एक पावर प्लांट का दिखाया गया है इमेज, एनटीपीसी जैसे जहां पे जनरेशन हो रहा है, थर्मल पावर प्लांट का इमेज है ये। 80 मेगावाट मैक्सिमम डिमांड है, और उसके बाद यूटिलाइजेशन फैक्टर मुझे दिया हुआ है। तो एक देखिए फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को एकदम समझ भी लेंगे। यूटिलाइजेशन फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड बटा में प्लांट कैपेसिटी, या रेटेड भी बोलते हैं इसको, रेटेड कैपेसिटी। अब इसको समझते हैं। देखिए यूटिलाइजेशन फैक्टर के बराबर हुआ मैक्सिमम डिमांड बटा में प्लांट कैपेसिटी, या इसी का एक और नाम है रेटेड कैपेसिटी। कोई भी प्लांट डिजाइन हुआ तो इसको डिजाइन करते समय बनाया जाता है, अल्टरनेटर वहां पे लगा रहता है, जैसे नबीनगर में है तो 250 मेगावाट का 4 है यूनिट, तो 1000 यूनिट का 1000 मेगावाट का हो गया। तो उसका प्लांट का रेटिंग कोई भी चीज आप खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कि पंखा ही खरीद रहे हैं तो उसका रेटिंग क्या रहा है, रेटिंग स्पीड है थी, मान लीजिए 350 आरपीएम या 400 आरपीएम, और उसका ये क्या बोलते हैं वोल्टेज रेटिंग क्या है, 220 वोल्ट एसी है, फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज है, तो ये सब रेटिंग हो गया उसका। वैसे ही प्लांट जब बनता है तो इसका भी एक रेटिंग है, रेटिंग मतलब कि जो फुल कैपेसिटी पे कभी रन कर सकता है उतना पे प्लांट आपको पावर दे सकता है। लेकिन प्लांट कैपेसिटी जितना है और जितना डिमांड है, मैक्सिमम डिमांड, वो दोनों में डिफरेंस रहता है। जैसे मान लीजिए कि नबीनगर कोई ये पावर प्लांट है,
या बाढ़ का है थर्मल पावर प्लांट, और पूरे बिहार मान लीजिए उससे सप्लाई दे रहा है, सब मान लीजिए कि पूरा बिहार का सप्लाई नबीनगर और बाढ़ एनटीपीसी है, ठीक है, सपोज कीजिए। अभी बिहार का लोड, बिहार का मान लीजिए कि लोड है 2000 मेगावाट, ये सब एज्यूम करने के लिए बोल रहे हैं, 2000 मेगावाट, और दोनों 1000 मेगावाट दे रहा है, एक नबीनगर एक बाढ़, तो 2000 मेगावाट पूरा हो गया। अभी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में एक प्लांट ठप हो जाए, बैठ जाए, खराब हो जाए, या फिर कभी लोड अचानक से मेरा बढ़ने लगे किसी कारणवश, तो उस समय क्या होगा कि मेरा डिमांड हम पूरा ही नहीं कर पाएंगे। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर अगर दोनों बराबर रहेगा तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा। मान लीजिए 2000 इधर से चाहिए और 2000 इन लोग बना ही रहा है मिलके, तो 2000 बाई 2000 इक्वल टू 1। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है मैक्सिमम एक हो सकता है, कभी भी याद रखिएगा, यूटिलाइजेशन फैक्टर या उपयोगिता फैक्टर का वैल्यू एक से ज्यादा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम मैक्सिमम बनाने से ज्यादा तो नहीं खर्च कर सकते हैं। हम अगर 100 रुपया कमा रहे हैं या 100 यूनिट बिजली बना, तो उससे ज्यादा 101 यूनिट तो खर्च हो नहीं सकता है। तो खर्च होने वाला यूनिट डिमांड जो हमारा रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, नीचे ही रहेगा, या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है। तो उपयोगिता फैक्टर का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए उपयोगिता फैक्टर कितना है मेरे पास, 0.8 लिख दिए, और प्लांट का कैपेसिटी मैक्सिमम डिमांड कितना है 80, और बटा में लिख देंगे क्या नीचे में, प्लांट कैपेसिटी, ठीक है। तब प्लांट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, प्लांट कैपेसिटी को इधर लाए तो 80 बाई 0.8, तो 1 पॉइंट उधर जाएगा तो 1 जीरो इधर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 मेगावाट में दिया है ना, मेगावाट। ये आपका प्लांट कैपेसिटी हो गया। अभी देखिए प्लांट आपको 1000 मेगावाट तक जनरेट कर सकता है या कर रहा है, और मैक्सिमम हमको चाहिए कितना, 80 तक, 80 मेगावाट तक। प्लांट के पास रिजर्व कितना बचा, इसमें से इसको घटा देंगे, रिजर्व मतलब बच गया, खर्च करने के बाद कितना प्लांट के पास बच सकता है, तो बचने वाला संभावना क्या है, 20 मेगावाट। तो रिजर्व कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, रिजर्व कैपेसिटी क्या हो जाएगा, प्लांट कैपेसिटी या रेटेड कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी माइनस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए गैस टरबाइन के बारे में दिया है कि गैस टरबाइन प्लांट आर जनरली यूज। गैस टरबाइन होता क्या है ना, गैस टरबाइन देखिए यहाँ पे आंसर होगा इसका पीक लोड। पीक लोड कब होता है, यहाँ पे अब देखिए सेम क्वेश्चन को यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए ये हम लोग के लिए ये दिख रहा होगा एक ग्राफ आपको, इस ग्राफ में देखिए यहाँ पे मिड नाइट है, आधी रात को 12 बजे, ठीक है, यहाँ पे नून दोपहर का समय है। अब ये लोड कर्व है, ये जो कर्व है ये लोड, कैसे कैसे हम लोग एनर्जी का कंजम्पशन करते हैं, ऐसे करते हैं। रात में मिड नाइट में सबसे कम है, ये इधर है पावर कितना, हम लोग जैसे रात में क्या है, पूरा रात है इस समय, तो उस समय क्या करते हैं कि सारा इक्विपमेंट मैक्सिमम ऑफ रहता है, प्लांट या जनरेशन या इंडस्ट्री कुछ कुछ बन रहा है, कहीं पे फैक्ट्री है, तो रात में मैक्सिमम बंद हो जाता है, लोग रेस्ट कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। दुकान ही है, शॉपिंग मॉल है, तो अब रात भर थोड़ी चलेगा, और रात में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो जैसे ही सब कुछ लोड ऑफ हुआ तो उस समय क्या हो जाएगा कि पावर का डिमांड कम हो जाएगा, तो देखिए इतना ही पावर चाहिए। अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, देखिए 6 बज गया, 4 बज गया, देखिए बढ़ते जा रहा है, 7 बज गया, 8 बज गया, तो ये जो 8 से 10 बजे के बीच है, देखिए ज्यादा चाहिए पावर, क्योंकि ऑफिस लोगों को जाना है, तो उस समय क्या है मैक्सिमम इक्विपमेंट ऑन रहता है, सुबह में घर पे रह रहे हैं। फिर बीच में दोपहर में भी कम हो गया बहुत, ठीक है,
और उसके बाद फिर से शाम को जब ऑफिस से आए या शॉपिंग मॉल बहुत ये है, या फिर मान लीजिए कि घर का लोड है, तो इवनिंग में सब कुछ जला के रखना है, तो उसके कारण क्या है कि लोड शाम के समय में बढ़ गया। फिर धीरे धीरे रात होते जा रहा है, तो पावर क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। ठीक है ना। तो गैस टरबाइन देखिए, ये यहाँ समझ गए आप लोड कर। तो गैस टरबाइन में देखिए, गैस टरबाइन जो है वो हवाई जहाज में जो नीचे लगा रहता है ना, ये गैस टरबाइन पे काम करता है। ये जो काम करता है, ये जो काम करता है, ये गैस टरबाइन पे काम करता है। इसमें क्या है, लिक्विड फ्यूल, जैसे हवाई जहाज में जो पेट्रोल है, और उसके बाद क्या है या गैस, गैस या लिक्विड फ्यूल को जब इसे इधर से एयर, कंप्रेस्ड एयर गया, यहाँ से फ्यूल इनलेट हुआ, फ्यूल आया यहाँ से, और ये दोनों मिक्स हो करके जब कंबसन चेंबर में कंबसन माने जलता है, तो जलने के बाद क्या होता है, वो अपना वॉल्यूम बढ़ाएगा। उसके कारण ये अंदर बहुत सारा पतला पतला ऐसे रोटेशन के लिए लगा हुआ रहता है। समझ रहे हैं, एक तरह से टरबाइन ही समझ लीजिए। वो घूमने लगेगा, क्या होगा, घूमने लगेगा। अब ये घूमने लगेगा तो उसको साफ्ट से, ये साफ्ट दिख रहा होगा, ये साफ्ट इससे कनेक्ट कर देंगे किसको, अल्टरनेटर को। तो अल्टरनेटर में जैसे ही जाएगा तो हमको ये घुमा रहा है, तो अल्टरनेटर से हमको क्या मिलने लगेगा, वोल्टेज और करंट मिलने लगेगा, पावर मिलने लगेगा। तो इसमें खर्च ज्यादा है। जैसे यही सेम सिस्टम, ऐसा नहीं लेकिन यही कॉन्सेप्ट का गैस टरबाइन जो है पावर प्लांट में भी लगा होता है। तो आप देखे होंगे कि पावर, ये शाम के समय में पीक लोड है, शाम के समय में लोड बहुत ज्यादा है, पीक मतलब ज्यादा लोड। तो इस समय पे, शाम के समय पे देख रहे होंगे यहाँ तक लोड गया है, लोड ज्यादा है, तो इस समय पे गैस टरबाइन को ऑन कर दिया जाता है, क्योंकि एनटीपीसी जो है उसको आप मतलब फ्रिक्वेंटली लोड को नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें कोयला से चल रहा है। तो कोयला से चलने में क्या है कि अचानक से आप कोयला के हीट करके, और अचानक से आप स्टीम को ज्यादा बढ़ा करके टरबाइन को नहीं चला सकते हैं। तो अब वो भी एक दो घंटे के लिए। तो उस समय क्या करते हैं कि पीक लोड पे गैस टरबाइन को मैंने तेल से या गैस से, उसको नेचुरल गैस या कोई भी गैस से उसको ऑन कर देते हैं, ताकि एक दो घंटे के लिए उस सप्लाई डिमांड को हमको मेंटेन कर सके। ठीक है ना। अभी देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसका आंसर होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू मेगा इसलिए हुआ कि 10⁶, ये बहुत छोटा यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसीलिए इसको 1 मिलियन से 10 लाख से गुना हो गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का देखिए एक सिंपल समझिए, चलिए इसको हम बताते हैं 1 मिनट में, लास्ट में इसको बताते हैं, इस पहले ये देख लीजिए। मोस्ट सुटेबल लाइटिंग फॉर ओपन स्पेस लाइक पार्क विच हैज वर्टिकल पोजीशन। तो जो मोस्ट सुटेबल जो लाइट है पार्क के लिए, वो मरकरी वेपर लैंप है। ठीक है, मरकरी वेपर लैंप है। यहाँ पे देखिए जो और क्या है, इनकैंडेसेंट लैंप, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इनकैंडेसेंट लैंप किसको बोलते हैं, जैसे पार्क जैसा खुली जगह पे लाइटिंग के लिए कौन सा उपयुक्त है सबसे अच्छा, तो अलग अलग टाइप का है। इनकैंडेसेंट लैंप जिसको बोलते हैं, ये बल्ब को बोलते हैं, बल्ब या जो भी रेसिस्टिव टाइप का हो, सप्लाई के बाद ये इसको में जल रहा है, ये ग्लो कर रहा है, अभी इसको बोलते हैं आपको सोडियम वेपर लैंप। ठीक है ना। और ये आपका क्या है, मरकरी वेपर लैंप। ठीक है, और एक और होगा, हाँ ये देखिए, ये है, ये तीनों के बारे में समझ गए, इनकैंडेसेंट लैंप, मरकरी वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप। तो ये जो है, ये CFL जिसको हम लोग बोलते थे, फ्लोरोसेंट लैंप है, फ्लोरोसेंट ट्यूब। ठीक है ना। या पहले का जो अभी तो ये इलेक्ट्रॉनिक आ गया, ये ट्यूबलाइट, लेकिन पहले क्या था, ग्लास का आता था, या अभी भी कहीं कहीं पे आ रहा है 30 वाट 35 वाट का। तो वो ग्लास का जो रहता था ट्यूबलाइट, वो भी क्या होता था, फ्लोरेसेंट ट्यूब होता था। ठीक है ना। ये आपको देखिए कि इमेज लगा हुआ है, रेलवे उलवे पे आप जाएंगे, रेल के जो पहले का, आप तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है वहां भी लाइट।
तो वहां पे पीला रंग का जो जलता था तो वो होता था सोडियम वेपर लैंप। कहीं भी पीले कलर का अगर जल रहा है कुछ भी चीज अगर उस तरह का, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इस तरह का लैंप जो होता था वो फ्लोरेसेंट ट्यूब के ये सोडियम वेपर लैंप होता था। ठीक है। इनकैंडेसेंट क्या है? जो नॉर्मल बल्ब होता था, पहले का बल्ब जो होता था, जो हीट एनर्जी उससे निकलते रहता था, बहुत ज्यादा गर्म होता था वो, तो वो उसको बोलते हैं इनकैंडेसेंट लैंप। मरकरी वेपर लैंप जो हम बताए यूज हो रहा है पार्क में या ये बड़ा एरिया में। सोडियम वेपर लैंप स्ट्रीट लाइट वगैरह ये सब के लिए यूज हो रहा है। अब फ्लोरोसेंट लैंप है जो घर में हम लोग यूज करते हैं अभी। ठीक है, ये तो अभी चल रहा है मान लीजिए। कह रहा है, निम्न संयंत्रों में से ईंधन परिवहन की लागत व्यवहार में शून्य है। ईंधन परिवहन मतलब ईंधन फ्यूल को ले जाने के लिए, ढोने के लिए लागत जीरो है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रैक्टिकली किसमें जीरो है या लगभग शून्य है, नहीं के बराबर है। तो देखिए, थर्मल पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर और हाइड्रो। ठीक है, मोस्टली यही है मेन कन्वेंशनल। तो अभी क्या है कि थर्मल पावर प्लांट में या न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपको फ्यूल कहीं से लाना है, ईंधन लाना है, तो कोयला लाना है। तो कोयला लाने के लिए ट्रक से या ट्रेनों से भर के एक जगह से, कोयला जहाँ पे निकल रहा है वहीं पे तो जनरेशन रहता नहीं है, तो वहां पे आपको क्या हो जाएगा, कोयला को ढोने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगा। न्यूक्लियर में भी आपको, न्यूक्लियर जहाँ निकल रहा है यूरेनियम, तो वहां से आपको निकाल करके और न्यूक्लियर पावर प्लांट तक भेजना पड़ेगा। फॉरेन से भी आ रहा है, विदेशों से आ रहा है, या इंडिया में भी कहीं कहीं पे निकल रहा है, झारखंड में और कुछ जगहों पे, तो वहां से आपको ले जाना पड़ेगा। तो इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया। स्टीम पावर प्लांट में भी चाहिए, क्योंकि कोयला का जरूरत है तो चाहिए। और हाइड्रो में क्या है कि आपको लेके नहीं जाना है, पानी क्या है देखिए ऐसे रहता है। ये हाइड्रो पावर प्लांट का एक ओवरव्यू है। इसको क्या करता है कि पहाड़ के ऊपर से एक नदी बह रहा है, तो जहां पे पहाड़ संकीर्ण है, पतला है, दोनों जगह से जुट रहा है, वहीं पे इसे बांध बना दिया, बांध डैम, पानी को रोक दिया। अब इधर पानी का लेवल बहुत है, इधर गड्ढा है, तो यहाँ नीचे में, इसके जस्ट नीचे में क्या करेगा, यहाँ से इसे पानी को जब चाहे तब निकलते रहेगा अपने कंट्रोल के हिसाब से। और निकलते समय क्या करेगा कि एक टरबाइन लगा देगा। ये पानी देखिए देखिए यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से पानी निकल रहा है, और यहाँ पे क्या करेगा कि टरबाइन लगा देगा, यही मुंह पे टरबाइन लगा देगा। टरबाइन क्या है, एक तरह से पंखा है, डायना है। और वो डायना क्या करेगा, पानी जब जाने का कोशिश करेगा तो घूमेगा, और वो घूमेगा तो उससे क्या जोड़ देगा, शाफ्ट को एक अल्टरनेटर से, जनरेटर से जोड़ देगा, तो हमारा बिजली का जनरेशन होने लगेगा। तो उसमें हमको कोई भी कॉस्ट लगा, फ्यूल जो यहाँ पे है, फ्यूल के रूप में अगर हम सोचे भी, तो फ्यूल के रूप में यहाँ पे क्या है, पानी है, ईंधन के रूप में, या इसको जो चलाने के लिए सिस्टम चाहिए, पानी चाहिए। अब पानी को तो हमको ढो ढो के एक जगह से दूसरे जगह ट्रक से या ट्रेन से या किसी भी चीज से तो नहीं ले जाना पड़ा, अपने आप ही आ रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो गया, इसका जीरो हो गया, शून्य है इसका। ठीक है, अभी इसमें देखिए सोलर सेल अभी बन रहा है बहुत तेजी से, सोलर पावर प्लांट बहुत तेजी से बन रहा है। तो सोलर पावर प्लांट में जो सबसे ज्यादा यूज मटेरियल है, देखिए कोई भी दो ही मटेरियल का यूज होगा, एक जर्मेनियम, एक सिलिकॉन। तो इसका यूज होता है, सिलिकॉन का यूज ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर पे, ज्यादा टेम्परेचर पे ये इसको खराब नहीं हो सकता है। और भी बहुत सारा कारण है, तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूज होने वाला चीज है वो है आपका सिलिकॉन। ठीक है, सोलर पैनल बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन का यूज होता है। एक क्वेश्चन देखिए इस तरह का था, विद्युत कार्य के लिए समान विनिर्देश सीपीडब्ल्यू 2013 के अनुसार, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो एक तरह से बॉडी है, वो क्या कह रहा है कि 2013 के अनुसार जो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए आवश्यक कौन सी इंसुलेशन वर्ग अधिकतम परिचालन 105 डिग्री सेल्सियस है। देखिए जो मोटर डिजाइन होता है ना, उसमें इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन चूंकि वाइंडिंग है, पतला पतला ऐसे ऐसे लपेटा हुआ है, और एक पर एक रहता है, एकदम चिपका हुआ आपस में, ऐसा नहीं कि उसको बहुत जगह देते हैं, तो ये ना एक लेयर से लपेटा रहता है।
ठीक है ना, इसमें एक क्या रहता है, पेंट किया हुआ रहता है तार पे। तो उसमें इंसुलेशन का एक क्लास होता है कि कितना, जैसे मोटर घूम रहा है तो हीट होता है, गर्म होगा, और गर्म होकर मान लीजिए इसका पेन टूट गया तो आपस में क्या कर जाएगा, वाइंडिंग शॉर्ट कर जाएगा। तो उससे बचाने के लिए क्या करता है कि इंसुलेशन का क्लास डिफाइन कर दिया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्लास है ना, क्लास ए है, क्लास बी, क्लास एफ और क्लास ए, जो मोटर में यूज हो रहा है। तो उसको में 105 डिग्री तक के लिए क्लास ए है, ठीक है। 105 डिग्री, जैसे पानी खौल जाएगा उसके बाद भी, उबल जाएगा उसके बाद भी 130 डिग्री तक सस्टेन कर सकता है क्लास बी। 155 डिग्री तक क्लास एफ है यार, एफ। और 180 डिग्री तक क्लास एच, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, 105 डिग्री तक है तो इसका आंसर हो जाएगा क्लास ए। इस टेम्परेचर तक मान लीजिए तो उस मोटर का फेलियर नहीं होगा, मोटर खराब नहीं होगा। अब इसको बहुत ज्यादा चला रहे हैं, हीट हो रहा है, बहुत ज्यादा लोड दिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, 105 से ज्यादा 110 डिग्री हो गया तो ये क्लास ए इंसुलेशन फेल कर जाएगा, जल जाएगा मोटर, वाइंडिंग जल जाएगा। और ऐसे भी पता होना चाहिए, जब मोटर जलता है तो मोटर का वाइंडिंग नहीं जलता है, इंसुलेशन उसका फेल होता है, उसके कारण वाइंडिंग जल जाता है, ठीक है। ये इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं, कभी आएगा तो। एक क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर कैन रन ऑन आइदर सिंगल फेज एसी और डीसी। कह रहा है कि एसी से भी चल जाए, एसी सप्लाई मतलब जो घर का हम लोग आ रहा है ट्रांसफार्मर से हम लोग ले रहे हैं वो, और डीसी मतलब हो गया कि बैटरी से डायरेक्ट दे रहे हैं। तो ये ऐसा एलिमेंट है, और ये कि इसको आप एसी सप्लाई से भी चला सकते हैं और डीसी सप्लाई से भी चला सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, गन की तरह देखने में लग रहा है, ये गन नहीं है, ये क्या है, ड्रिल मशीन है। इसका खोला हुआ पार्ट है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ऐसे ये कनेक्ट होता है, ये घूमता है, ड्रिल करता है। यहाँ पे गन की तरह है जो ऑन ऑफ करने वाला ट्रिगर है, ठीक है। ये इसमें मोटर लगा हुआ है, तो ये दोनों पे चलेगा। इस मोटर का नाम है, या मिक्सी मशीन में यूज होता है, मिक्सर में, ग्राइंडर में, वो भी यूनिवर्सल मोटर यूज होता है। इसका नाम है यूनिवर्सल मोटर, जो एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों पे रन करेगा। अब एक घर में यूज होने वाला मोस्टली जो चीज है वो एक ड्रिल मशीन है, और दूसरा क्या है, मिक्सी मशीन, ठीक है, मिक्सर। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एयर डज एयर कंडीशनिंग कंट्रोल। कह रहा है कि वायु प्रशीतन की प्रक्रिया में हवा की निम्नलिखित कौन सी विशेषता को नियंत्रित करना शामिल है। ये दिख रहा है आपको, ये एसी है, एयर कंडीशन जिसको बोल रहे हैं हम लोग, वायु प्रशीतन। तो एयर कंडीशन क्या करता है, यहाँ 22 डिग्री दिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एयर कंडीशन जो है इसका काम क्या है, एयर कंडीशन देखोगे ठंडा करता है पहले तो, कूलिंग, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठंडा गर्म जो भी है कम बेसी उसको कर सकते हैं। प्यूरिटी, एयर के प्यूरिटी को भी, ऐसा नहीं कि डस्ट पार्टिकल उसमें आ जाएगा रूम में। तो जैसे बहुत देखे होंगे कि बाहर में बहुत डस्ट उड़ रहा है, अंदर में एसी लगा हुआ है एकदम क्लीन है, क्यों है, तो उसमें फिल्टर लगा हुआ रहता है जो एयर को फिल्टर करके अंदर आने देता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एसी से एक और बहुत इंपॉर्टेंट फायदा क्या है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि रूम में नमी है, मॉइस्चर है, जैसे लग रहा है कि जैसे कोई भी चीज रख रहे हैं तो उसमें नमी आ जा रहा है, उसमें सीलन हो जा रहा है, तो एसी जैसे ही चलेगा तो आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी को भी खत्म, कंट्रोल करेगा। और सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मतलब हवा को सर्कुलेट करते रहेगा, ऐसा नहीं कि रूम में जहाँ इस तरह वहां सफोकेशन नहीं होगा, कभी भी घुटन महसूस नहीं होगा। तो ये सब फायदा है हम लोग को एसी चलाने से। नुकसान क्या है उसका, कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, पर डे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी। तो सभी इसमें कोई ऑप्शन होगा, ये बी नंबर आपका हो गया, इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 2 3 4 चारों काम कर रहा है, तापमान को कंट्रोल कर रहा है, शुद्धता भी, एयर को एकदम क्लियर कर, ये अब देता है हमको प्योर, सापेक्षिक आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, अगर वायु में नमी है अंदर में तो उसको खत्म करेगा, परिसंचरण, सर्कुलेशन, ऐसा नहीं है कि रूम में सफोकेशन होगा, तो ये सारा काम कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है।
अभी एक क्वेश्चन है कि इफ इलेक्ट्रिक कंजम्पशन ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 80 किलोवाट आवर पर ईयर, इलेक्ट्रिसिटी लॉस 50 पैसा पर किलोवाट है, तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल एक्सपेंस 2 साल में। ठीक है, यदि किसी रेफ्रिजरेटर की बिजली का खपत 680 किलोवाट आवर पर ईयर 1 साल में, और 50 पैसा प्रति किलोवाट है, किलोवाट को यूनिट भी बोल सकते हैं आप, किलोवाट आवर को क्या बोल सकते हैं, यूनिट, मैंने 680 यूनिट खर्च हो रहा है 1 साल में, तो 2 साल का भी पूछ रहा है ना, 2 साल का कॉस्ट पूछ रहा है कि 2 वर्ष में खपत क्या होगा, तो 2 वर्ष में खपत पहले पूरा निकाल लीजिए, टोटल कंजम्पशन क्या हो जाएगा, तो 680 है 1 साल में, गुणा 2 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया खपत। अब क्या है कि 1 किलोवाट का आवर का पैसा लग रहा है 50 पैसा, तो इसको टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 50 पैसा से गुना कर देंगे, तो 680 इंटू 2 और इंटू 50 पैसा। ठीक है, 50 पैसा, अब 50 पैसा तब रुपया में हमको चाहिए, रुपया में, तो इसको पैसा को रुपया में करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 जीरो इधर, 1 जीरो 1 जीरो, कितना हो गया, 680 रुपये आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 680 रुपया, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी देखिए एक क्वेश्चन आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला छूटा था, जो आपको ये बता नहीं थे उस समय, कहाँ गया कि, हाँ, इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी का यूनिट जो होता है ये है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखिए कैसे है, हम आपको बताते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक बैटरी लगा हुआ, बैटरी जिसका वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट, कितना है, 1 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है, 1 वोल्ट का एक बैटरी है, और यहाँ पे एक फील्ड जनरेट किया गया, इस प्लेट पे इधर से निगेटिव और इधर से पॉजिटिव को सप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का डेवलप हुआ, अब इस फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे माइनस चार्ज के साथ दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के बैटरी के बीच में, फील्ड के बीच में जो मूवमेंट कराने में या ले जाने में जो एनर्जी लग रहा है, ऊर्जा लग रहा है, वही होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन है और 1 वोल्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत विभव के बीच में जो मूवमेंट मतलब ले जाने में जो इसको एनर्जी देना पड़ेगा, जो एनर्जी खर्च होगा इस इलेक्ट्रॉन का, उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वही अगर इसका 1 मिलियन हो जाएगा तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अभी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे अगले क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।